क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व cos x d स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन x dy अपॉन डी एक्स माइनस 2 cos क्यूब एक्स वाई इक्वल्स टू 2 cos रेज टू द पावर 5x। ये आपके पास क्वेश्चन है। दिस इज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आरजीपीवी में पूछा गया ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को ही हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म से वैल्यूज को कंपेयर करेंगे। तो आप देख लीजिए यहाँ पे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं होता, लेकिन यहाँ पे cos x लिखा है। तो सबसे पहले हम cos x से सारी की सारी इक्वेशन को दोनों तरफ क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या हो जाएगा, 10x डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 2 कॉस क्यूब एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स वाई इक्वल्स टू, यहाँ पे भी एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, पावर में 5 है तो कितनी बचेंगी, पावर 4 बचेंगी, 2 कॉस रेज टू दी पावर 4। जैसे आप इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो आपके पास p की वैल्यू आ जाएगी 10x, q की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2 कॉस स्क्वायर x एंड r की वैल्यू आ जाएगी 2 कॉस रेज टू दी पावर 4x। तो ये वैल्यूज हमने यहाँ पे लिख ली है। अब हम क्या करेंगे, आपका जो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन है उसके चाहिए p1 चाहिए, q1 चाहिए, r1 चाहिए। सबसे पहले हम p1 को फाइंड करते हैं, स्क्वायर z अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस p dz अपॉन डी एक्स और अपॉन dz अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। लेकिन p1 निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए व्हाट इज dz अपॉन डी एक्स और डी स्क्वायर z अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे dz अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करते हैं। तो dz अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है आपके पास, इसका होल स्क्वायर होता है मॉड ऑफ q। तो आपको पता है q की क्या वैल्यू है, dz अपॉन डी एक्स को हम ऐसे ही लिखे रहने देते हैं। मॉड ऑफ q को क्या लिख लेते हैं हम, मॉड ऑफ माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ से माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा क्योंकि मॉड लगा हुआ है, और स्क्वायर हट के यहाँ पे आ जाएगा तो रूट हो जाएगा, है ना। तो डी जेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, माइनस तो प्लस मॉड के बाहर ही हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 और कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। दिस इज डी जेड अपॉन डी एक्स। और अगर हमें जेड की वैल्यू चाहिए होगी तो क्या करोगे, वेरिएबल सेपरेशन से आप इसको सॉल्व कर लोगे। वेरिएबल सेपरेशन से जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा, डी जेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू लिख लेते हैं हम यहाँ पे। डी जेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू है आपके पास √2 कॉस एक्स। अब यहाँ पे हम वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगाते हैं, तो हमने डी एक्स को यहाँ भेज दिया और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया। डी जेड हो गया आपके पास z इक्वल्स टू √2 कांस्टेंट है, और cos x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, sin x, और प्लस का ही sin x होगा क्योंकि इंटीग्रेशन है ना। sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है। तो z इक्वल्स टू √2 sin x आ गया आपके पास। z की वैल्यू क्या आ गई, z की वैल्यू आ गई √2 sin x। और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, यानी कि डी जेड अपॉन डी एक्स का डबल डिफरेंशिएशन। तो डी जेड अपॉन डी एक्स का हम लोग एक बार और डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, डी जेड अपॉन डी एक्स का डबल डिफरेंशिएशन यानी डी अपॉन डी एक्स आगे लगा दो, और यहाँ पे भी डी अपॉन डी एक्स। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, √2 बाहर हो जाएगा। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस ऑफ sin x। तो cos x का डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर की क्या वैल्यू हो गई, माइनस √2 sin x। ये हो गई वैल्यू आपकी डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर की। तो हम यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यूज रखते हैं, हम रखेंगे तो डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर में हो जाएगा माइनस √2 sin x प्लस p की वैल्यू क्या है आपके पास, 10x है, यानी कि हम इसको sin x अपॉन cos x लिख सकते हैं। dz अपॉन dx क्या है आपके पास, dz अपॉन dx है √2 cos x डिवाइडेड बाय dz अपॉन dx का होल स्क्वायर यानी √2 cos x का होल स्क्वायर। ये हमने 10x को sin x अपॉन cos x क्यों लिखा था, क्योंकि हमें sin और cos में अदर वैल्यूज मिल रही थी। तो देखो इसको लिखने का बेनिफिट क्या मिला हमें, cos x से cos x कैंसिल हो गया, √2 sin x माइनस √2 sin x, ये भी 0 हो जाएगा। तो जब 0 हो जाएगा तो आपके पास p1 की वैल्यू क्या आ गई, p1 की वैल्यू आपके पास आ गई 0। तो p1 की वैल्यू भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, p1 की वैल्यू आपके पास आ गई है 0। अब हम q1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, -2 cos स्क्वायर x
डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर यानी कि √2 cos x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा -2 cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 2 cos स्क्वायर x। 2 से 2 कैंसिल, cos स्क्वायर x से cos स्क्वायर x कैंसिल, यानी कि Q1 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, -1 आ गई है। Q1 की वैल्यू r अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। r की वैल्यू क्या है आपके पास, r की वैल्यू है आपके पास 2 cos रेज टू दी पावर 4x डिवाइडेड बाय डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, तो यानी कि √2 cos x का होल स्क्वायर। ठीक है, डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ से आप वैल्यूज निकालेंगे तो r1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 cos की पावर 4x डिवाइडेड बाय 2 cos की पावर 2x। तो cos की पावर 2x, cos की पावर 2x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। r1 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, cos स्क्वायर x आ गई। तो r1 की वैल्यू आपके पास आ गई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस p1 की वैल्यू आपके पास है 0, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। Q1 की क्या वैल्यू है आपके पास, Q1 की वैल्यू है आपके पास -1, Q1 की वैल्यू है -1, तो ये हो जाएगा -1y इक्वल्स टू r1 की वैल्यू है cos स्क्वायर x, तो ये हमने लिख दिया cos स्क्वायर x। अब आपके पास देखो क्या है, z की क्या वैल्यू थी, तो z की वैल्यू आपके पास क्या थी, z की वैल्यू थी √2 sin x, और हमारे पास जो x है, x क्या था आपका, इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। अगर आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल कन्वर्ट हो गया है, x जो है आपका z में कन्वर्ट हो गया है, तो x की सारी वैल्यूज़ भी z में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे जो वैल्यू है आपके x के फॉर्म में है, इसको हम क्या करेंगे, z के फॉर्म में लिख देंगे। तो cos स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपके पास हो जाएगी cos स्क्वायर x की वैल्यू आपके पास हो जाएगी, इसको हम क्या कैसे लिख सकते हैं, z स्क्वायर इक्वल्स टू 2 sin स्क्वायर x, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, z स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू साइन स्क्वायर x, और इसको क्या लिख सकते हैं, z स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू साइन स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं हम, 1 माइनस cos स्क्वायर x, 1 माइनस cos स्क्वायर x, और 1 को हम cos स्क्वायर x को हम इधर ले आते हैं, तो आपके पास cos स्क्वायर x की क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 cos स्क्वायर x को इधर ले आया, 1 माइनस z स्क्वायर अपॉन 2, ये cos स्क्वायर x की वैल्यू आ गई। हमें cos स्क्वायर x की ही वैल्यू चाहिए थी, तो CF प्लस PI वाले मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। इसके मेथड से सॉल्व करने के लिए हमको सिंबॉलिक फॉर्म में सबसे पहले इक्वेशन को कन्वर्ट करना पड़ता है। तब आपके पास d स्क्वायर y माइनस y इक्वल्स टू 1 माइनस z स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा। यहाँ से आप क्या निकालोगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालोगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे निकालते हैं और क्या होती है, ये CF प्लस PI का मेथड अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके इसको देख सकते हैं, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ऑक्सिलरी इक्वेशन हम निकालेंगे तो डी स्क्वायर जो है आपका स्मॉल m स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा और y साथ में नहीं आएगा, और RHS की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। यहाँ से आप रूट्स निकालेंगे तो m के रूट्स क्या आ जाएंगे आपके पास, एम स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, और m इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 1 आ जाएगा। तो m के रूट्स आपके क्या आ गए, रियल एंड डिस्टिंक्ट आ गए, एक प्लस है और एक माइनस है। तो इसके अगर आपके पास रूट्स आते हैं तो उसकी हमें कंडीशन बनानी होती है। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट है, रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा तो आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपके पास आ जाएगा। 3 केसेस होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं बनता है तो आप एक बार देख लीजिए वीडियो, जाके प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, यूनिट 1 के प्लेलिस्ट में। अब यहाँ से CF जब आप निकालोगे तो CF हो जाएगा C1 e रेज टू दी पावर x प्लस C2 e रेज टू दी पावर माइनस x, क्योंकि एक 1 थी रूट और एक क्या थी, -1 थी, तो उस हिसाब से हमने इस फॉर्मूले में इक्वल्स टू RHS ऑफ द इक्वेशन डिवाइडेड बाय f ऑफ d क्या था, जो आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन थी वही इन टर्म्स ऑफ d। तो आपके पास RHS है 1 माइनस z स्क्वायर अपॉन 2, और f ऑफ d क्या है, d स्क्वायर माइनस 1। तो f ऑफ d की वैल्यू ये एक बार 1 के नीचे लिख लेते हैं और एक बार हम z स्क्वायर अपॉन 2 के नीचे लिख लेते हैं, माइनस z स्क्वायर अपॉन 2 ऑफ d स्क्वायर माइनस 1, ऐसा हमने लिख लिया। इसको हम इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं इसका। फर्स्ट पार्ट ये है, फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल के। तो फर्स्ट पार्ट में हम क्या लिख रहे हैं, 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 1 और माइनस z स्क्वायर अपॉन
2d² माइनस 1। देखो 1 को आप क्या बना सकते हो, e की पावर 0 z बना सकते हो, e की पावर 0 z लिख सकते हो। x क्यों नहीं लिखेंगे हम, इधर पे भी हम x नहीं लेंगे क्योंकि हमें क्या चाहिए, अभी z चल रहा है हमारा पूरा वेरिएबल इंडिपेंडेंट वाला, तो इसको हम z ही मानेंगे। तो यहाँ पे भी आपके पास क्या आएगा, z ही आएगा। जहाँ जहाँ हम x यूज़ करते थे वहाँ वहाँ अभी आप z यूज़ करेंगे क्योंकि हम z के फॉर्म में इक्वेशन पढ़ रहे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका z है। तो e की पावर 0 z अगर हम ले लेंगे तो यहाँ पे इंटीग्रल पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर ax अपॉन एफ ऑफ ax, यानी कि d कन्वर्ट हो जाएगा a में, और a क्या होता है z के बगल वाला। तो यहाँ पे आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, e की पावर 0 z को 1 लिख लेते हैं। अब आपके पास पता तो चल ही गया है कि a क्या है, 0 है, तो यहाँ 0 रखेंगे, -1 रखेंगे, तो आपके पास बेसिकली क्या आने वाला है, -1 आने वाला है ओवरऑल। और यहाँ पे -z² अपॉन 2, और इसको हम कैसे लिख लेते हैं, माइनस बाहर ले लेते हैं, तो माइनस बाहर ले लोगे आप तो हो जाएगा -2 और 1 - d², ये आपके पास हो जाएगा। अब यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, z² अपॉन 2, और जो नीचे 1 - d² इसको हम इनवर्स में लेके जाते हैं, तो 1 - d², 1 - d² का होल इनवर्स, क्योंकि हम नीचे क्या ऊपर क्या, तो ऊपर क्या आ गया, -1 आ गया। जब भी आपके पास कोई अलजेब्रिक फंक्शन आता है यहाँ पे, तो आपका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से लगता है कि इसके बगल वाली जो वैल्यू होती है नीचे वाली, उसको इनवर्स में लेके आते हैं, और इसमें हम क्या लगा देते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा देते हैं। दैट इज ओनली फॉर द z² x², ऐसी वैल्यूज के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। बाइनोमियल एक्सपेंशन आप यूज करेंगे। बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन आपके दो बनते हैं, या तो एक बनेगा आपका 1 + x का इनवर्स, या फिर बनेगा 1 - x का इनवर्स। अगर आपका 1 + x का इनवर्स बनता है तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा 1 - x + x² - x³, यानी कि अल्टरनेट साइन के साथ ये चलता रहेगा। और 1 - x का इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 + x + x² + x³, सारा का सारा प्लस पावर में प्लस में चलता रहेगा। तो ये आपके फॉर्मूलेज होते हैं, ये फॉर्मूलेज को हम अप्लाई कर देते हैं। तो ये अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा -1 + z² अपॉन 2 को एज इट इज रहने देते हैं अंदर। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस प्लस वाली वैल्यूज आएंगी, 1 + d² का होल स्क्वायर, d² का होल स्क्वायर, प्लस ऐसी वैल्यूज आपकी चलती जाएंगी। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। d क्या है आपका, बेसिकली हो जाएगा d² z² अपॉन 2 हो जाएगा। अब ये 2 की पावर 2 यानी कि 4 हो जाएगा, प्लस d की पावर 4 z² अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसका चलता रहेगा। तो अब आप मुझे बताइए कि d² z² क्या होगा। d² z² अलग से हम देखते हैं, 2 टाइम डिफ्रेंसिएशन ऑफ z², 1 टाइम डिफ्रेंसिएशन ऑफ z² क्या होगा, 2z, और 2 टाइम डिफ्रेंसिएशन ऑफ z² क्या होगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि ये z के रिस्पेक्ट में ही चल रहा है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा d² z² की वैल्यू क्या आएगी, इसको हम ऊपर लिखते हैं 2/2। अब 2 का अगर आप फर्दर डिफ्रेंसिएशन करोगे, जब आपके पास d³ आएगा या उससे ज़्यादा पावर आएगी, तो आपके पास ऑलरेडी 0 होना है, इसलिए इसके बाद वाली सारी टर्म्स आपके पास क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा +1, और +1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपके पास पर्टिकुलर इंटीग्रल में सिर्फ क्या बचने वाला है, सिर्फ बचेगा +z² अपॉन 2। अब जहाँ जहाँ z है वहाँ वहाँ आपकी क्या वैल्यू आप रख देंगे, √2 sin x, क्योंकि हमारे पास z की वैल्यू √2 sin x है। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, c1 e की पावर √2 sin x प्लस c2 e की पावर -√2 sin x प्लस z² यानी √2 sin x का स्क्वायर, यानी √2 का स्क्वायर 2 और sin x का स्क्वायर sin² x अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो बेसिकली आपके पास क्या आ गया, sin² x आ गया। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड कंप्लीट आंसर, जो हमने किस मेथड से निकाला है, चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेथड से निकाला है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, कैसे सॉल्व करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, वर्किंग रूल क्या होता है, और कैसे आप इसका फाइनल सॉल्यूशन निकालेंगे, तो आपको समझ में आ गया होगा। और भी